हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फर्स्ट सेम के यूनिट 1 के एक टॉपिक की बात करेंगे जो एनईपी पर बेस्ड है और हम कहते हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम पर बेस्ड है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिक्स। सबसे पहले आपके लिए एक प्रश्न है, चलिए बताइए कि फिजिक्स या भौतिकी की शुरुआत कहाँ से हुई। शायद आपका आंसर होगा न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो, बट ये आंसर जो है वो गलत है। आज हम जानेंगे कि वास्तव में फिजिक्स की शुरुआत कहाँ से हुई। चले चलते हैं थोड़ा पीछे, थोड़ा नहीं बहुत पीछे, आज से लगभग 1600 साल पहले की दुनिया इमेजिन कीजिए। न तो कंप्यूटर था, न इंटरनेट, न मोबाइल, और एआई तो भूल ही जाइए। पर फिर भी कुछ लोग ऐसे थे और ऐसे कैलकुलेशन कर रहे थे कि आज के सुपर कंप्यूटर भी उनके कैलकुलेशन को वेरीफाई करते हैं कि वो सही है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग कौन थे। आज हम उन कौन लोगों को ही में से एक नाम ले रहे हैं, जो कि है आर्यभट्ट। ये एक ऐसे प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक थे जिनके अचीवमेंट को देखकर लगता है कि वो बेसिकली फिजिक्स के और मैथ्स के मास्टरपीस थे। 476 में जन्मे आर्यभट्ट गणित के, खगोल के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उन्होंने अर्थ की रोटेशन और ग्रहण जैसी चीज़ों का उस समय डिकोडिंग किया जब पूरी दुनिया के उसके आसपास भी नहीं भटकती थी। चलिए, अब हमेशा से एक कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है जिसके लगभग कभी कभी 2 आंसर मिलते हैं, हालांकि आपसे एक मिलेंगे कि शून्य जो है, जीरो जो है, उसकी खोज किसने की। तो आप बिल्कुल जवाब देंगे आर्यभट्ट, पर कुछ बुक्स में हमें ब्रह्मगुप्त भी मिलता है। चलिए क्लियर करते हैं। देखिए, फैक्ट ये है कि आर्यभट्ट के प्लेस वैल्यू सिस्टम में जीरो का यूज़ एक प्लेस होल्डर की तरह होता है। लेकिन 628 एडी में जब ब्रह्मगुप्त आए तो उन्होंने ज़ीरो को एक नंबर की तरह डिफाइन किया। जैसे यदि हम 2 - 2 करें तो क्या आएगा, तो वहाँ पर जो नंबर आएगा वो होगा ज़ीरो। ये ब्रह्मगुप्त ने बताया। आर्यभट्ट एक विद्रोही वैज्ञानिक थे। चलिए समझते हैं कैसे थे। सोचिए, 23 साल की उम्र का एक लड़का पूरी दुनिया के सामने कह रहा है कि उस वक्त स्थापित सारी किताबें गलत हैं, सारी मान्यताएं गलत हैं। अगर आज कोई स्टूडेंट मुझसे कहे तो मैं कभी ना मानूं, सर ये बुक गलत है, तो शायद मैं क्या, कोई भी टीचर नहीं मानेगा। पर उस वक्त पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी एक जगह है और सभी तारे उसके चक्कर लगा रहे हैं। जब आर्यभट्ट ने कहा नो, अर्थ रोटेट्स, पृथ्वी घूमती है, न कि तारे, और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने रिलेटिविटी का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया कि नाव में बैठा व्यक्ति स्थिर वस्तुओं को पीछे जाते देखता है, ठीक उसी तरह पृथ्वी से तारे भी पश्चिम की ओर जाते हैं। सच में ये फिजिक्स है और इसके पीछे भी फिजिक्स आपको समझ में आ रही होगी। क्योंकि हम पृथ्वी के घूमने की बात कर रहे हैं तो दिमाग में एक सवाल आया ही होगा कि पृथ्वी इतनी तेज घूम रही है तो हम गिर क्यों नहीं रहे हैं, और क्या होगा अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे। नॉर्मली पृथ्वी लगभग 1000 मील पर आवर की स्पीड से घूम रही है, तो हमारी ग्रेविटी और सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन यदि ब्रेक लग गया तो फिजिक्स का एक डेडली प्रिंसिपल, जिसे हम जड़त्व कहते हैं, वो अगला जवाब दे देगा। जो भी चीज़ें ज़मीन से फेविकॉल की तरह चिपकी है वो 1000 मील नहीं चिपकी है, वो 1000 मील पर आवर की स्पीड से ईस्ट की तरफ उड़ने लगेगी। इनर्शिया पूरी तरह टेक ओवर कर लेगा। ज़मीन पर सुपरसोनिक एयर चलने लगेगी, सारे महासागर छलक कर आपस में मिल जाएंगे, जिससे पूरी दुनिया में सुनामी आ जाएगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच होगा। ग्रहण का विज्ञान भी आर्यभट्ट ने दिया। चलिए सुनामी से दूर आते हैं और ग्रहण की बात करते हैं। उस ज़माने में हमेशा एक कहानियाँ होती थी कि राहु और केतु जो है सूर्य और चंद्रमा को खा जाते हैं जब तब ग्रहण होता है। लेकिन आर्यभट्ट ने बताया एक्चुअली ग्रहण जो है उसका कारण जो है वो विशुद्ध रूप से परछाइयों के पीछे की ज्योमेट्री को उन्होंने बताया कि जब कभी भी सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। ठीक उसी तरह जब चंद्र ग्रहण होता है तो पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। तो वो अंदाज से ये नहीं बोल रहे थे, उनकी कैलकुलेशन इतनी सटीक थी कि जब यूरोप में 18वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने चेक किया तो वो लगभग 30 सेकेंड के आसपास ही गलत था। आर्यभट्ट में गणित की भी शक्ति थी। वो गणित जिसने दुनिया को बदल दिया, यानी कि पाई की वैल्यू, सटीक वैल्यू 3.1416 जो वैल्यू थी वो आर्यभट्ट ने निकाली थी। इस पाई की वैल्यू को निकालने के कारण ही यूनिवर्स की बहुत सारे कैलकुलेशन संभव हो पाए।
मैथ्स में उनका एक और योगदान जिया की खोज थी। जिया, जिसे हम साइन के नाम से भी जानते हैं और मॉडर्न इंजीनियरिंग में उसका यूज़ किया जाता है, उसकी खोज भी उन्होंने ही की थी। संस्कृत में जिया का अर्थ एक धनुष की तनी हुई डोरी के रूप में उन्होंने यूज़ करके हाफ कॉर्ड की तुलना एक आर्चर के धनुष की डोरी से की। चलिए ये टाइमलाइन देखिए। टाइमलाइन से हमें समझ में आता है कि 499 एडी में संस्कृत का ये वर्ड जिया था। 12वीं शताब्दी में इसे अरब के लोगों ने जेब कह दिया। लेटिन में ने बाद में इसे साइनस पढ़ दिया और मॉडर्न में हम इसे साइन के नाम से जानते हैं। ये वही साइन है जो सभी स्कूल कॉलेज में मैथमेटिक्स में हम पढ़ते हैं, जिसको आजकल की इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं और इसी साइन वेव का यूज़ करके स्पेस में सैटेलाइट भेजते हैं, जीपीएस कैलकुलेट करते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। तो हमें ये सब चीज़ें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हमारे प्राचीन इतिहास की ऐसी और कितनी खोजें होंगी जो आज हमारे मॉडर्न एरा जो है उसमें पावर दे रही है। क्या हम सच में अपने इस शानदार पास्ट को समझ पाएँ? इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।